मंच पर बैठे हुए हमारे डिप्टी लीडर शर्मा जी और अखिलेश जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और नासिर हुसैन साहब और आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। अभी जो नासिर हुसैन जी ने कहा, सदन ने हम किस ढंग से 3 दिन से लगातार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उन वस्तुओं का जो कीमत दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है और सरकार उन कीमतों को घटाने की कोई कोशिश नहीं की और एक्साइज ड्यूटी इन चीज़ों पे उन्होंने ज़्यादा लगाते हुए सबसे महंगा, यानी भारत के इतिहास में इतना महंगा पेट्रोल कभी नहीं हुआ और डीजल वो भी नहीं था। लेकिन केरोसिन जैसा जो पीडीएस में गरीब लोगों को दिया जाता है, उसकी भी कीमतें आसमान पर चढ़ी है। तो इसीलिए हमारी लड़ाई पार्लियामेंट में थी, राज्यसभा में थी। हमने बहुत कोशिश की रूल 267 के तहत इस विषय को उठाकर सदन में डिटेल चर्चा करना चाहते थे, लेकिन सरकार इस विषय में इस पर चर्चा करने के लिए हमको मौका नहीं दिया। तो इन चीज़ों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के गवर्नमेंट इस 6-7 साल में 21 लाख करोड़ रुपए कमाया है। हम सरकार को यही पूछना चाहते थे कि उस 21 लाख करोड़ में कौन से कल्याणकारी योजनाएं, किन किन चीजों पे आप खर्च किए, किन योजनाओं पे आपने इस पैसे को लगाया। ये हमारा बहुत से ऐसे सवाल थे जो पूरे सवाल मैं यहाँ पर अब नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि समय की कमी है और आप भी बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर जो जनता से पैसे वसूल किया गया और एक्साइज ड्यूटी के नाम पे जो पैसा उनको मिला, तो इसका हिसाब हम लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमको समय नहीं दिया। हम 2 दिन लड़ते रहे और आज तीसरा दिन किसानों के मुद्दे पर तो आप बोलेंगे, मैं सिर्फ इसी पे कहूँगा कि जब आप सभी को मालूम है यूपीए पीरियड में जब $109 पर बैरल था,
कभी कभी वो 140 तक चले गए। इसके बावजूद भी हम 71 रुपए से ज्यादा पेट्रोल लोगों को नहीं दिया, उसी प्राइस पे रखा, क्योंकि जनता की जो तकलीफात थे, जो कष्ट थे, उसको हम जानते थे। और डीजल के प्राइसेस भी हम बहुत कम रखे, 30-34 रुपए तक। केरोसिन 14 रुपए था हमारे जमाने में, आज वो 35 रुपए हो गया। एलपीजी पहले तो चॉकलेट दिए जैसा सब मुफ्त में दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने स्कीम, उज्ज्वला स्कीम की घोषणा करके उसका प्रचार ऐसा किया कि मोदी साहब की एक स्टाइल है, जब एलपीजी का सिलेंडर देने का योजना बनी तो हर जगह सिलेंडर के साथ फोटो, पेट्रोल पंप पे फोटो, हर जगह पब्लिसिटी लेने के लिए ये काम करते हैं। इसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। आजकल कोविड का वो जो ये दे रहे हैं, क्या कोविड इंजेक्शन, वैक्सीन दे रहे, उसके ऊपर भी उनकी फोटो। तो यानी एक हद होती है किसी चीज का, कहाँ पर इस्तेमाल आप करें, कहाँ पर नहीं। ठीक है, आप पैसे देते हो, एडवर्टाइजमेंट आपका न्यूज़पेपर में आता, टीवी में आता, वो बात और है, लेकिन हर चीज पे एक व्यक्ति अपने प्रचार के लिए अगर ऐसा करते गए तो क्या देश में लोकतंत्र बचेगा? और लोकतंत्र के बचाने के लिए जब आपके नागरिक सुखी और संपन्न हो, उसी वक्त ये बचती है। संविधान की रक्षा एक तरफ तो हमको कहते हैं कि संविधान के तहत चलना चाहिए, संविधान के अनुसार हम काम करना चाहिए, लेकिन संविधान के धज्जे आज उड़ा रहे हैं। संविधान के तहत ही रूल हमने 267 में ये चर्चा के लिए लाए थे, संविधान छोड़ के ही लाए थे। संविधान के अंदर ही वो रूल बनाते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स, उसी के मुताबिक हम उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। तो मित्रों, ये है कि गरीबों को जो आज मार पड़ा है, और मिडिल क्लास के, मध्यम वर्ग के लोगों को भी मार गिरा है पेट्रोल से, और जो पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो हमेशा लाइन में खड़ा होकर राशन लेते हैं और केरोसिन भी लेते हैं, उनको मार गिरा है। और एलपीजी, जो हमारे माताएं पहले बहुत खुश थे, थोड़े जो गरीबी में रहने वाले, भाई हमको गैस मिला फ्री में, ये दिए वो, आज उसकी कीमत बढ़कर 565 रुपीज हो गया है, और नॉन सब्सिडी का 890 रुपीज कुछ हुआ है। मैं वो आंकड़े आपको दे दूंगा कि मेरे पास है, या बाद में हमारे इंफॉर्मेशन अपने मीडिया डिपार्टमेंट आपको देगी, आपको मालूम भी है। यानी हर चीज में एक तरफ तो महंगाई की मार, इसके अलावा और इसका इफेक्ट किसानों पे पड़ा, क्योंकि किसान डीजल यूज करता है, ट्रैक्टर में यूज करता है, टिलर में यूज करता है, क्रॉप्स हार्वेस्टिंग में यूज करता है, उसको भी मार, सभी को मार, और मार पर मार करके आज पहले ही कोविड, इसके परिस्थिति में हमारी आर्थिक स्थिति खत्म हो चुकी है और बर्बाद हो चुकी है। इसके बावजूद भी मोदी साहब समझ नहीं पाते
कि वो हमेशा वो जो कहते हैं वही सच है, उनका मानना है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो कुछ भी उन्होंने किया, देश के आर्थिक परिस्थिति को और भी दुर्बल बनाने का काम उन्होंने किया। चाहे ये डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी का हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन का हो, चाहे सोचे समझे लॉकडाउन करने का हो। करोड़ों माइग्रेंट वर्कर, लाखों बच्चे रास्ते पे आए। तो ऐसे काम करके उन्होंने इस देश के जनता को गरीबी से मुक्त करने के बजाय और उनको गरीबी के पिंजरे में ढकेल दिया है, और गरीब गरीब बन रहा है, अमीर अमीर बन रहा है, और चंद मालदार लोग, कॉरपोरेट कंपनीज, वो खुश हैं क्योंकि वो लिमिटेड लोगों को मदद करके उनकी यानी उनका वो एक उनको खुश रखना चाहते हैं। अरे कॉरपोरेट कंपनी के टैक्स आप कम करते हो, इधर छोटे लोग जो इस्तेमाल करते हैं उन चीजों को आप बढ़ाते हो। तो ये सारी चीजें हैं। इन चीजों को सामने रखने के लिए ही हम पार्लियामेंट में 2 दिन इसके बारे में बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें हमको सफलता नहीं मिली क्योंकि सरकार इसको कोऑपरेट करना नहीं चाहती और वो परेशान करना चाहते थे। तो इसलिए हम अब आगे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसके बारे में डिटेल हमारे दूसरे नेता लोग बताएंगे। आपको मैं धन्यवाद देता हूं और एक बात कह के मेरे बात को समाप्त करता हूं। अब कोई और न धोखा देगा, अब कोई और न धोखा देगा, इतनी उम्मीद तो वापस कर दे। हमसे हर ख्वाब छीनने वाले हमारी नींद तो वापस कर दे। अब कोई और न धोखा देगा, अब कोई और न धोखा देगा, इतनी उम्मीद तो वापस कर दे, इतनी उम्मीद तो वापस कर दे। हमसे हर ख्वाब छीनने वाले, हमसे हर ख्वाब छीनने वाले हमारी नींद तो वापस कर दे। तो ये मोदी जी के लिए कह रहा हूं, सबको परेशान कर रहे हैं, कोई नींद नहीं कर रहा, कोई खाना नहीं खा रहा क्योंकि खाना मिलता ही नहीं ना। तो इसलिए ये कहूँगा कि ये उनके लिए, उनके सरकार के लिए ठीक है समझ के मैं यहाँ कह रहा हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना ही कहूँगा कि आगे की जो कार्रवाई वो चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खड़गे साहब। हमारे राज्यसभा के डिप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन श्री आनंद शर्मा जी अपनी बात रखें। नमस्कार। खड़गे जी ने अभी क्या विषय उठाए हैं विपक्ष की तरफ से, उसका ब्यौरा दिया। संसद सबसे ऊंचा स्थल है, मंच है भारतीय प्रजातंत्र का, जहाँ केवल सत्ता पक्ष नहीं, सरकार की बात नहीं, पर जनता की आवाज़ रखना विपक्ष का, प्रतिपक्ष का अधिकार और कर्तव्य होता है। संसद नियमों पर चलती है और देश संविधान पर। नियमों के तहत जो चर्चा की मांग की गई, ज्वलंत समस्याएं जो जनता के सामने हैं, जिस तरह महंगाई की मार है, सरकार की मुनाफाखोरी है, पिछले
6.5 साल से 7वां साल खत्म होने वाला है। जहां छोड़कर गए थे, जिसका खरगे जी ने बताया, 109-112 डॉलर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कीमत थी, मई 2014 में दिल्ली में 67 रुपये 1 लीटर पेट्रोल था और डीजल 58 रुपये था, आपको याद होगा। उसके बाद पिछले 6 साल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत टूटी है और लगभग औसतन एवरेज $40 के आसपास क्रूड पेट्रोलियम की कीमत रही। जब यूपीए की सरकार थी, $290 बिलियन क्रूड पेट्रोलियम का इंपोर्ट बिल था। तो यहाँ पे जो पैसा बचा है, उसको जनता को राहत देने की जगह सरकार उसको दूसरी तरफ इस्तेमाल कर रही है। निरंतर ड्यूटी बढ़ती जा रही है, टैक्स बढ़ता जा रहा है। सो दिस गवर्नमेंट is guilty of monumental mismanagement of the Indian economy. It is not allowing the normal functioning of the highest institution of Indian democracy. The opposition is being deprived and denied continuously the right to raise issues which matter to the people of India. Without going into the details, what has been referred to by the leader of opposition, Kharge ji, and what I briefly alluded to, that the government has questions to answer and we have a right to ask those questions. In the first half of the budget session, we were not allowed to raise issues. There is a complete negation of parliamentary practice as well as precedents, where the opposition is allowed to raise discussion on at least one matter of public importance every week. Convening of parliament is not meant only for the transaction of the government business. When notices are given under rules, the rules have to be respected. We respect the rules, and under the rules the notices are given. The government also ought to respect that, and whether in Rajya Sabha or Lok Sabha, the opposition must be given a space and voice. Continuation of this practice is striking at the very root of Indian democracy, which will be resisted and opposed by us. Other issue is about the farmers. 104 days, hundreds of farmers have died. Sometimes in politics and in the political discourse, it's important to remind how those bills were passed in violation of the Constitution, parliamentary rules, practices, and established precedents. Opposition was not allowed to speak. The demand for a division and the vote was not allowed. We had suggested then to the government that they should allow the opposition demand and accept it, to refer the bill to a standing committee. Had that been accepted, had the legislative scrutiny taken place, the country would not have seen the suffering of the farmers and the agitation. About the farmers' agitation, we have Shri Dipinder Hooda with us, who has been a 3-time Lok Sabha member and now Rajya Sabha from that state. Surely because it's the people of Punjab, Haryana and Western UP who for the last 104 days have been agitating and sitting here. So they can explain better. We also have Akhilesh ji with us, who was a Minister of State in UPA 1 in agriculture. I would only say that it's still some time is left for whatever is the remaining days of the budget session before it concludes. The government must change the attitude and the country must hear their representatives, who are elected representatives,
representing the opposition parties to raise issues so that the people can be reassured that Indian democracy is functioning and the people's issues are being agitated in the right forum. Thank you. थैंक यू आनंद शर्मा जी। मैं 2 मिनट के लिए श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं एग्रीकल्चर के बात रखेंगे। उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा जी जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं वो अपनी बात रखेंगे। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी लीडर आनंद शर्मा जी ने विस्तार से जो कुछ पिछले 3 दिन में राज्यसभा लोकसभा में हुआ है उसकी चर्चा की है। मैं केवल इतना ही ऐड करना चाहता हूं, मैं बिहार से आता हूं और मैं जहां से लोकसभा में काम करता था चंपारण का इलाका, उस इलाके में जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है नेपाल से सटा हुआ, नेपाल में कीमत अभी भी 25 से 30 रुपए प्रति लीटर भारत से कम है। मैं एक श्राद्ध क्रम में गया हुआ था और देखा कि बड़ी संख्या में नौजवान वहाँ से पेट्रोल और डीजल भर भर के इस तरफ ला रहे हैं। मैं जब उन लोगों से पूछा तो बोला कि काम करने को तो कुछ है नहीं सर बिहार में, तो इससे कम से कम 2-4 हज़ार रुपया बच जाता है, दिन भर हम लोग ये काम उधर से इधर ला के करते हैं। सरकार को जांच करनी चाहिए इस पे कि आज क्या स्थिति है। अगर अंतर्राष्ट्रीय प्राइस उस समय यूपीए के ज़माने में $109 प्रति बैरल था और आज 65 आ गया है नीचे, तो उसके बावजूद और यही मोदी जी और बीजेपी के साथी लोग कहा करते थे कि 70 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल कैसे बिक सकता है इस देश में, और वो आज 100 रुपये पहुँच गया। डीजल की कीमत 80 रुपये पहुँच गई। गरीबों के थाल से दाल और सब्जी गायब है। ये तो संवेदनहीनता का पराकाष्ठा है कि वेलफेयर स्टेट के परिकल्पना पर कोई संविधान और शासन चलाने वाला देश इस पर चर्चा कराने को तैयार नहीं। 3 दिन से लगातार आवाज़ उठ रही है प्रतिपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन उसकी अनसुनी कर दी गई। और जहाँ तक किसानों के बिल का सवाल है, ज़्यादा दीपेंद्र हुड्डा जी हम लोगों के सहयोगी हैं, वो बताएंगे। उनका नाम लिख के एक किसान ने आत्महत्या किया है और 300 से ज़्यादा किसान आत्महत्या किया, फिर भी मोदी जी में संवेदना नहीं जगी। और केवल यही नहीं, पूरे देश में किसानों के समर्थन में किसान खड़े हैं। भले ही दिल्ली वो नहीं आ पा रहे हों, लेकिन जहां हैं, और जब तक ये तीनों काला कानून वापस नहीं होगा, किसान आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और ये जो 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, उसमें भी मोदी जी को निश्चित रूप से पता चलेगा कि उनका लोकप्रियता का ग्राफ, जिसका वो दावा करते हैं, वो कितना नीचे गया है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश प्रसाद जी। अभी दीपेंद्र हुड्डा जी जो हमारे राज्यसभा मेंबर हैं वो अपनी बात रखेंगे। जैसे कि अभी सभी सम्मानित राज्यसभा में हमारे वरिष्ठ नेतागण, नेता विपक्ष आदरणीय खाड़गे जी, हमारे उपनेता आदरणीय आनंद शर्मा जी और आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने आपके समक्ष मुद्दे रखे कि 2 मुख्य मुद्दों को लेकर हमने इस हफ्ते में 3 दिन सरकार के से आग्रह किया कि उन पर बातचीत हो। मैं जो दूसरा मुद्दा है कृषि का, किसानों के आंदोलन का, उसके बारे में 2 मिनट आपसे कुछ बात साझा करना चाहता हूँ। हमने ये क्यों रखा, रूल 267 जो राज्यसभा का है उसमें है कि कोई अगर ऐसा मुद्दा आए देश के सामने जो जिन मुद्दों पे सरकार चर्चा करने जा रही है, उनका बिजनेस है, उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, तो उनको सस्पेंड करके, सारे बिजनेस को सस्पेंड करके उस पर चर्चा ली जा सकती है। जो आज लिस्टेड था राज्यसभा में, वो तोमर जी का ही एक रविशंकर प्रसाद जी का बिजनेस लिस्टेड था, एक तोमर साहब का बिजनेस लिस्टेड था कि उन निफ्टेम
कुंडली बॉर्डर सोनीपत में सिंगू बॉर्डर में जो निफ्टेम कांग्रेस की सरकार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, उसको राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट का दर्जा देना, वहीं सिंगू बॉर्डर पे, उसका तो आज आपने लिस्ट कर दिया। उसी सिंगू बॉर्डर पे कल 3 किसानों की, जिसमें एक महिला किसान भी, कल की बात है, और ये पिछले 105 दिन से लगातार, वो तो आपको दिख रहा है निफ्टेम, मगर वो जो 20 किलोमीटर लंबा धरना जहाँ हजारों लाखों की तादाद पे किसान बैठे हैं, महिलाएं, बच्चे, वो आपको नहीं दिख रहे। मैं आप लोगों से, प्रेस वालों के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है, क्या आज़ाद भारत के इतिहास में देशवासियों ने अपने जीवन काल में कोई ऐसा आंदोलन देखा है जिसमें 300 जानें कुर्बान हो गई हों? 300, 105 दिन जहां आंदोलनकारियों ने तमाम आरोप और तिरस्कार झेले हों, उनको हर प्रकार की बात कही गई हो, फिर भी आंदोलनकारी इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में और इस प्रजातंत्र के मंदिर संसद में, इस संसद पर आस लगाए धैर्य और संयम के साथ अभी भी लाखों की तादाद में बैठे हों। कल रात को भी टिकरी बॉर्डर पे बारिश हुई, आंधी चली, सारे टेंट उखड़ गए, चौकी, खाने की बनाने वाली चौकियां उखड़ गई, महिलाएं, 80-80 साल की महिलाएं। क्या संसद यूं मूक दर्शक बनी रह सकती है? क्या आप लोग मीडिया, आप चुप रह सकते जब देश में ये हो रहा हो? क्या सरकार इन संघर्षरत किसानों को उनके हाल पे छोड़कर अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हो जाएगी? देश में 70% नागरिक किसान परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं, जो कृषि में अभी नहीं भी हैं, मगर किसान परिवार की पृष्ठभूमि, 70% नागरिक। एक बार जरा इन संघर्षरत किसानों को अपना ही परिवार मान के देखिए। आप लोग भी, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो किसान परिवार के पृष्ठभूमि में आते हैं। सोचिए कि आप ही के पिता समान किसान को आतंकी, निर्दोष किसान को आतंकी कहा गया। सोचिए आप ही के भाई पे लाठियां और आंसू गैस के गोले दागे गए। सोचिए आप ही की माताएं, बहनें दिल्ली की सीमा पे टेंटों में सोने पे मजबूर। 80-80 साल, 70-70 साल की महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे। कम से कम सरकार, हम मोदी सरकार को कहना चाहते हैं, बुजुर्ग महिलाएं और बच्चों का तो बद्दुआ नहीं लें। मैं जैसे अभी कहा अखिलेश जी ने कि 2 दिन पहले किसान ने आत्म बलिदान किया, और केवल किसान नहीं, संत से लेकर किसान तक, गरीब किसान तक, वहाँ पे लोगों ने आत्म बलिदान भी किया। उन्होंने जो अपने अंतिम शब्द लिखे, मैं वो नोट कोई पूरा आपके समक्ष नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि बहुत ही हृदय विदारक है, लेकिन उन अंतिम शब्दों में से एक वाक्य अधूरा मैं जरूर पढ़ना चाहता हूँ। उनने लिखा, राजवीर जी ने, सिसाई गांव के, कि सरकार में से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। तो मेरी आखिरी इच्छा है कि कानूनों पे, तीनों कृषि कानूनों पे रोक लगाई जाए और किसानों को आप खुशी खुशी घर वापस भेज दें। अभी भी आस है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, इस संसद पे और इस सरकार से। ये आखिरी शब्द लिखे थे। और यहाँ सरकार का क्या रवैया है? इन लोगों के प्रति सरकार ने संवेदना का एक शब्द या सहानुभूति का एक वाक्य इस संसद में सरकार के सबसे जूनियर मंत्री के मुख से भी देश ने सुना नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये 300 लोग क्या इस देश के नागरिक नहीं? जब देश के किसी कोने में या विदेश में भी
कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है तो प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे मंत्रियों के ट्विटर से लेकर और बड़े बयान आते हैं सहानुभूति के, संवेदना के। हम भी उन शोक में शामिल होते हैं। ये 300 लोग कौन थे? आप इनके घर में जाके देखिए। कांग्रेस पार्टी आप लोगों से आग्रह करना चाहती है, क्या इनके प्रति सहानुभूति नहीं व्यक्त करनी चाहिए? अब मैं आज वाले मुद्दे पे आके अपनी बात समाप्त करता हूं। पहले सरकार ने इन आंदोलन संघर्षरत आंदोलनकारियों को किसान मानने से इनकार किया, कहा कि ये आतंकवादी अलगाववादी हैं। फिर इन किसानों को इंसान मानने से इनकार किया, सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं आए। इन किसानों को खारिज किया, इन किसानों की मांगों को खारिज किया, इन किसानों की कुर्बानियों को खारिज किया। जब हमने मांग करी कि इनके प्रति संवेदना व्यक्त की जाए तो हमारी उस मांग को खारिज किया। और अब आज हमने जब मांग करी कि कम से कम इस पर चर्चा करा ली जाए तो उस चर्चा की मांग को भी पूरी तरीके से खारिज करके सरकार किसान को उसके हाल पे छोड़ के चली गई। तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लोगों से यह आग्रह करता हूं कि इस